आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। वंदे मातरम की 185वीं सालगिरह पर पीएम मोदी बोले, 1937 में विभाजन के बीज बोए गए, वही सोच आज भी देश के लिए बड़ी चुनौती। राहुल गांधी ने वोट चोरी के आरोप फिर दोहराए, प्रधानमंत्री मोदी पर बोला हमला, कहा पीएम मोदी चुनाव चोरी करके प्रधानमंत्री बने। वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर बोले सीएम योगी, ये गीत राष्ट्र प्रथम की भावना को जगाता है। चुनावी पारदर्शिता पर सुप्रीम सख्ती, नामांकन पत्र में सजा छुपाने पर अमान्य होगा चुनाव। रिलायंस पावर लिमिटेड का 68 करोड़ का जाली बैंक गारंटी केस, सरकार को 100 करोड़ से अधिक की चपात, एक गिरफ्तार। महाराष्ट्र में वंदे मातरम पर घमासान, अबू आजमी के राष्ट्रीय गीत गाने से इनकार के बाद भाजपा का हंगामा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और इसी बीच आपको बड़ी खबर बता देते हैं। बड़ी खबर, तरन तारण गुरुद्वारे पहुंचे नायब सैनी, बीड़ बाबा बुड्ढा साहिब जी गुरुद्वारे पहुंचे नायब सिंह सैनी। मुख्यमंत्री ने गुरुद्वारे में टेका मत्था। प्रदेश और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की अरदास की। मुख्यमंत्री ने गुरुद्वारे में टेका मत्था। प्रदेश और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की अरदास की। तरन तारण गुरुद्वारे पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। बीड़ बाबा बुड्ढा साहिब में टेका मत्था। प्रदेश और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की अरदास। तरन तारण गुरुद्वारे पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। बीड़ बाबा बुड्ढा साहिब जी गुरुद्वारे पहुंचे नायब सिंह सैनी।
खबर पटियाला से है, जहां पर सनार पटियाला रोड स्थित सब्जी मंडी में आम आदमी पार्टी के हल्का प्रभारी रामजोत सिंह के नेतृत्व में अवैध रूप से लगाई गई दुकानों पर बुलडोजर चला। सिंह ने पुलिस प्रशासन और सब्जी मंडी अधिकारियों के साथ मिलकर बड़ी कार्रवाई की है। रामजोत सिंह ने बताया कि इन दुकानदारों को पहले भी अवैध निर्माण हटाने के लिए नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। बार बार चेतावनी के बावजूद जब इन दुकानदारों ने अपनी अवैध दुकानें नहीं हटाई तो मजबूरन सख्त कदम उठाना पड़ा और कब्जों को गिराया गया। हल्का प्रभारी ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि आने वाले समय में यदि किसी ने फिर से गलत ढंग से सब्जी मंडी में दुकान लगाने की हिम्मत की तो उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है। टेम्पू नहीं वो करते हैं। खबर फरीदाबाद से। फरीदाबाद के सेक्टर 59 स्थित इंडस्ट्रियल एरिया की गर्ग पॉलीमर नाम की कंपनी में अचानक आग लग गई। आग धीरे धीरे भयंकर रूप लेने लगी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने करीब आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन 2 घंटे से ज्यादा समय हो जाने के बावजूद भी आग पर काबू नहीं पाया गया। वहीं इस पूरे मामले पर जानकारी देते हुए थाना प्रभारी ने बताया कि फरीदाबाद के सेक्टर 59 गर्ग पॉलीमर कंपनी में सुबह अचानक आग लग गई थी। इसके बाद तुरंत मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। आग लगी हुई है तो सूचना के बाद में हमारी टीम भी आ गई थी थाने की और फायर ब्रिगेड वगैरह की सूचना दी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ सारी काम पे लगी हुई हैं और अब काफी हद तक आग पे काबू पा लिया है, लेकिन ये पॉलीमर की कंपनी है जी। किसी को कोई जान का कोई नुकसान नहीं? जान का कोई नुकसान नहीं है। अच्छा, कितना नुकसान कंपनी के अंदर हुआ होगा? देखिए ये तो अभी तो बाद में पता लगेगा, आग लगने के बाद में होगा। देखो इसमें सारा ही प्लास्टिक का काम है, पन्नियां वगैरह ये बना रहे हैं, ऊपर कबाड़ा भरा हुआ है, ऊपर छत सारी ब्लॉक कर रखी है, सीढ़ियां ब्लॉक है, सारे रास्ते बंद थे। साइड की कंपनियों से जाके हमने इसको काबू करा, अभी लगे हुए हैं और टाइम और लगेगा, अभी काबू कर देंगे। खबर रेवाड़ी से। हरियाणा के रेवाड़ी में बनने वाला प्रस्तावित 200 बेड का अस्पताल शहर की लाइफलाइन जैसा है, जिसका नगर परिषद में आयोजित हाउस की मीटिंग में सर्वसम्मति से फैसला भी हो चुका है और इसे लेकर नगर परिषद चेयरपर्सन सहित नगर पार्षदों और सामाजिक और व्यापारिक संगठनों ने जिला उपायुक्त को मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के नाम पर ज्ञापन सौंपकर रेवाड़ी शहर में ही उसे बनाने की अपील की है। आपको बता दें कि कुछ समय पहले गांव रामगढ़ भगवानपुर की पंचायत ने केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह से मिलकर इसी गांव में प्रस्तावित 200 बेड का अस्पताल बनाने की गुहार लगाई थी। ये सुविधाएं मिली हुई हैं और इसको ही एक्सटेंड करना चाहिए। 200 बेड का हो या 400 बेड का हो, आजकल हो रही शहर के लोग जाते हैं, इसी शहर के लोग जिला हाउस मीटिंग हुई 23 सितंबर को हाउसिंग प्रस्ताव उनके पास किया था। जिला अस्पताल जो 200 बेड का बनने जा रहा है इसी सिविल हॉस्पिटल जो ऑलरेडी है उसी के अंदर ही बनना है। ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बनना चाहिए, जिला मुख्यालय, फिर वहाँ 7 एकड़ जमीन है, 4 साइड ओपन है, इससे बड़े लोकेशन काम लगे। देखो जी, सबको अपनी बात रखने का, अपने लिए हक मांगने का हक है, इसके बारे में हम कोई टिप्पणी नहीं देना चाहेंगे। हम भी एक शहर के नागरिक होने के नाते एक संस्था को मैं भी रन कर रहा हूँ, एक सामाजिक संस्था है, हमारे सभी सामाजिक संगठनों की एक मीटिंग हुई कि हमें भी अपनी बात सरकार के सामने रखनी चाहिए कि जिले की चीज़ें जिला हेडक्वार्टर में बनती हैं, जिला सचिवालय हो, जिला न्यायालय हो, जिला अस्पताल हो, तो हमें सबको मिलके सरकार के सामने अपनी बात रखनी चाहिए। तो हमारे शहर के मैं सभी नगर पार्षद, हमारी चेयरपर्सन, सामाजिक संगठन, हमारे व्यापारी संगठन, सब ने मिलकर पुरजोर ये कहा कि नहीं जी, हमें अपनी बात तरीके से सरकार के आगे पेश करनी चाहिए। आज हम यहाँ पर सब अपने
पार्षदों के साथ, सभी सामाजिक संस्थाओं के साथ, सभी आरडब्ल्यू के प्रधान हैं और अपने व्यापारी संगठन के प्रधान हैं, सभी प्रबुद्ध लोग हैं, हम सभी के साथ मिलकर के हमने आज डीसी साहब को एक माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम, अपनी स्वास्थ्य मंत्री आरती बहन जी के नाम और अपने आदरणीय विधायक श्री लक्ष्मण यादव जी के नाम पर एक डीसी साहब को ज्ञापन दिया है। ये जो 200 बेड का हॉस्पिटल जो बनने जा रहा है वह शहर के अंदर ही बनाया जाए। खबर मुरैना से, जहां पर न्यायालय के आदेश के बाद 2 प्लॉट पर कब्जा दिलाने पहुंची प्रशासनिक टीम पर कब्जा करने वाले लोगों के परिवार की महिलाओं ने पथराव कर खदेड़ दिया। उक्त घटना के बाद तहसीलदार मुरैना ने आरोपियों के विरुद्ध में कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया गया है। इसके साथ ही कब्जाधारियों को कहा गया कि वह शुक्रवार को अपनी रजिस्ट्री लेकर आए। मातादीन दंडोतिया एवं देवी चरण पुत्र मातादीन दंडोतिया के 2 प्लॉट हैं जो कि 1989 से उनके अधिपत्य में है। न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए तहसीलदार सीताराम वर्मा पटवारी एवं पुलिस के साथ दोनों फरियादियों को कब्जा दिलाने पहुंचे, जहां पर पुरुष आरोपी तो नहीं मिले, लेकिन उनके परिवार की महिलाओं ने प्रशासनिक टीम पर पथराव कर दहशत फैला दी। खबर मंडला से है, जहां पर जिले के मोती नाला और मवई वन परिक्षेत्र के अंतर्गत पोरसल गांव में एक बार फिर हाथियों का आतंक देखा गया। हाथियों के दल की मौजूदगी से स्थानीय ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार उस दल में 3 भैंस हाथी और उनके साथ एक बच्चा हाथी शामिल है, जो गांव के करीब ही घूम रहे हैं। हाथियों ने गांव के आसपास के खेतों में घुसकर किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया। बताया गया कि 3 से 4 खेतों में हाथियों ने नुकसान किया, जिससे पंजों के निशान मौके पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। कल 6 तारीख को मवई रेंज के कुछ एरिया में वहाँ से फिर छत्तीसगढ़ चले गए थे। आज लगभग 4 बजे रात्रि में ये परिक्षेत्र मवई के सैदा बीट होते हुए ग्राम परसेल के हमारे राजस्व एरिया में कुछ ग्रामीणों के फसलों को नुकसान पहुंचाया गया है, धान की फसल को। और अभी ये बताए हैं कि कुछ ग्रामीण जो है हमारे साथ भी रहे, हम साथ में गए जहाँ जहाँ से इनका मूवमेंट चला है, जहाँ से गए हैं आए हैं। ये मवई रेंज की तरफ से हाथी आए, 4 हाथी बता रहे हैं। कुछ बच्चे, एक बच्चे थे हाथी के और 3 बड़े हाथी थे। और ये मवई रेंज क्षेत्र जंगल से हाथी आए और हमारे ग्राम परसेल से करीब 3 या 4 किसानों का बहुत ज़्यादा ही नुकसान किया गया है। कुछ के पैर में पूरा खून के गए हैं और कुछ को खाए हुए हैं यहाँ सर। उसके बाद ये 4:30 बजे रात के आसपास में थे, पता चला था तो किसानों तो वहाँ गए भी थे। हाथी खाए गए पूरा धान ला सब फसत ये नाश कर डारिन, धान ला भी खाए गए, खून रवंद के सब फसत ये नाश करके मराए दें। इसमें माताराम बारिश से और हाथियों से कितने धान की फसल नुकसान हुई है? धान के फसल या तो पूरा सूख गए से बाल पानी के वजह से।
खबर गयाजी से, जहां पर बाराचट्टी प्रखंड के उच्च माध्यमिक विद्यालय घोड़सारी बाराचट्टी में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। शिक्षकों व बच्चों ने विभिन्न गांवों में जागरूक रैली निकालकर लोगों को मतदान में हिस्सा लेने की अपील की है। अभियान में प्रधानाध्यापिका डॉक्टर सोनी पल्लवी, रजिया खातून, अमृत कुमार, अमित कुमार, अनिल कुमार, सुमित कुमार, सुरेंद्र कुमार आदि लोग मौजूद रहे। से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी। घायल बदमाशों से हुआ हत्या का खुलासा। दोनों बदमाशों ने बीते कुछ दिन पहले महिला की हत्या की थी। महिला की पहचान छुपाने के लिए जलाया था चेहरा। एक हफ्ते पहले मिला था महिला का जला शव। बदमाशों के पास से अवैध तमंचे, कारतूस बरामद। मौदवाह कोतवाली क्षेत्र में हुई है मुठभेड़। सप्त 11/2025 को थाना मौधा में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 385/25 की धारा 103/1 तथा 238 BNS के अभियुक्त राम सुफल प्रजापति पुत्र पचुआ निवासी बरहेंडा थाना अतरा जिला बांदा, जिसकी उम्र करीब 28 वर्ष, एवं उसके सह अभियुक्त सोनू यादव पुत्र जगदेव निवासी गुरदहा थाना मौधा नेशनल चौराहे से इंगोटा मार्ग पर मोटरसाइकिल से जाने की सूचना थाना मुखबिर खास द्वारा प्रभारी निरीक्षक मौधा की टीम को दी गई। अभियुक्त गणों को गिरफ्तार करने के उद्देश्य से पुलिस टीम द्वारा जब उन्हें रोकने का प्रयास किया गया तो दोनों अभियुक्तों के द्वारा पुलिस टीम पर अवैध तमंचे से फायरिंग की गई। राष्ट्रवाद के अग्रदूत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा वर्ष 1875 में रचित राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में नाना राव पार्क में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्कूली छात्रों, स्काउट, जनप्रतिनिधियों, सांस्कृतिक संस्थाओं, समाज सेवियों द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों सहित बड़ी संख्या में लोगों ने वंदे मातरम स्वर्ण उत्सव में उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया। कार्यक्रम के दौरान वंदे मातरम का सामूहिक गायन हुआ और स्वतंत्रता आंदोलन में इस गीत की प्रेरक भूमिका को याद किया गया। जो राष्ट्रगीत है हमारा वंदे मातरम, उसके उद्घोष के 150 वर्ष पूरे हुए हैं और उसी क्रम में आज हमारा कानपुर नगर में जो ऐतिहासिक नाना राव पार्क है उसमें उस गीत के सम्मान में, उस गीत की स्मृति में और राष्ट्र प्रेम की जो हमारी अखंड ज्योति है उसको प्रज्वलित करने के लिए इस गीत का आह्वान हुआ है। हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधियों ने, मेयर महोदया ने, नीलिमा कटियार मैम ने, हमारे मिसेस कुरील ने, आदरणीय मैथानी जी ने, मदर महेश त्रिवेदी जी ने और हमारे महाना जी के प्रतिनिधि अवस्थी जी ने, इन सब लोगों ने जिला पंचायत अध्यक्ष महोदया के साथ में प्रतिभाग किया है। और आजादी के महामंत्र
माँ भारती के आत्मा के गान वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर पूरा देश उस जज्बे को, जिसने आज़ादी के आंदोलनकारियों को माँ भारती की वंदना का जज्बा पैदा किया, जिसको वंदे मातरम का नारा लगाते हुए तमाम लोगों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। श्रद्धेय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने इस वंदे मातरम गीत को अपने आनंद मठ उपन्यास के माध्यम से, वो जो कालखंड 1850 से 1875 के बीच का था, बंगाल के अकाल का था, संकटग्रस्त बंगाल का था, अभावग्रस्त बंगाल का था, और ऐसे समय पर जो ब्रिटिश हुकूमत थी उसने जो अत्याचार बंगाल की जनता पर किए थे और उसके जनित जो सन्यासी आंदोलन हुआ था, उस पर वो आनंद मठ था। और इस वंदे मातरम गीत के माध्यम से उस स्वाधीनता संग्राम जो प्रथम हुआ था, उसमें करोड़ों करोड़ भारतीय लोगों की उस चेतना को जागृत करने का, झंकृत करने का काम किया था, जिसने लाखों लोगों के सर्वस्व भारत माता की स्तुति के लिए अपने आप को समर्पित करने की प्रेरणा जगी थी। ऐसा ये वंदे मातरम जो गीत है, आज भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जिस अमृत काल का व्याख्यान किया है। खबर फरीदाबाद से है। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ श्याम कॉलोनी में बीते सोमवार शाम को 12वीं की यात्रा के ऊपर एक युवक ने फायरिंग की। इस मामले में कार्रवाई करते हुए क्राइम ब्रांच 65 की टीम ने आरोपी को फरीदाबाद के सुनपेट गांव के पास से गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस पूरे मामले पर जानकारी देते हुए एसीपी क्राइम वरुण दहिया ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद जब आरोपी से पूछताछ की गई तो उससे बताया कि एक और हथियार उससे दूसरी जगह पर छुपाया है, जिसके निशानदेही के लिए आरोपी को मौके पर ले जाया गया तो वहां पर आरोपी ने देखिए 3 नवंबर की इवनिंग का एक घटना था शाम कॉलोनी में बल्लभगढ़ के अंदर। उस दौरान एक सस्पेक्ट ने एक युवती के ऊपर, जो 12वीं क्लास की छात्रा है, उसके ऊपर खुलेआम की उसके ऊपर गनशॉट इंजरी से उसको घायल कर दिया। जिस संबंध में तुरंत प्रभाव से उसका संज्ञान लेते हुए हमारे कमिश्नर पुलिस सतेंद्र गुप्ता जी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए निर्देशन में 4 से 5 टीमें क्राइम ब्रांच गठित करी गई और डीसीपी क्राइम मल्होत्रा के मार्गदर्शन में उन सभी टीमों को निर्देशित करा गया और त्वरित कार्रवाई करते उसको पकड़ने के लिए आदेश दिए गए। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर फर्रुखाबाद से, जहां पर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम रचना के 150 वर्ष पूर्ण होने पर पीएम नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने का कलेक्ट्रेट में डीएम ए के द्विवेदी की अध्यक्षता में लाइव संबोधन सुना गया। इस मौके पर डीएम के अलावा सीडीओ विनोद कुमार गौड़, नगर मजिस्ट्रेट संजय कुमार बंसल, क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी दीप्ति वत्स व जिला कृषि अधिकारी बीके सिंह सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। उधर दूसरी तरफ बेसिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षा संस्थानों में राष्ट्रीय गीत का गायन हुआ। साथ ही अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से राष्ट्र प्रेम का संदेश दिया गया। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में एक गीत के रूप में है और देश की स्वतंत्रता के आंदोलन में जितने भी संघर्षशील थे, अपने प्राणोत्सर्ग करने में सन्नद्ध थे देश की स्वतंत्रता के लिए, सबके लिए एक मंत्र के रूप में।
खबर कानपुर से है, जहां पर विजन 2047 को समर्पित कानपुर पुस्तक मेले का आयोजन 13 नवंबर से 23 नवंबर 2025 तक चुन्नीगंज स्थित राजकीय इंटर कॉलेज में किया जाएगा। ज्ञान और संस्कृति के इस उत्सव की थीम विकसित भारत विकसित प्रदेश की होगी। पुस्तक मेले के निदेशक आकर्ष चंदेल ने कानपुर प्रेस क्लब के वार्ता के दौरान बताया कि कानपुर पुस्तक मेले का भव्य आयोजन देश के विभिन्न नगरों से प्रतिष्ठित प्रकाशक, वितरक और साहित्य व सामाजिक संस्थाओं के 80 से अधिक स्टॉल लगाए जाएंगे। आप सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं, मीडिया के लोगों को आमंत्रित करता हूं। आज पुस्तक मेले के एक कर्टन रेजर हमारा है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बहुत ही एक अच्छा अध्याय कानपुर नगर में जुड़ने जा रहा है। यहाँ हमें माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी की प्रेरणा से, आशीर्वाद से एक पुस्तक मेला करने का एक अवसर मिला है। मैं बहुत आभारी हूँ GIC के प्रिंसिपल साहब का, अग्निहोत्री जी का, डॉक्टर मनीष जी का, कि उन्होंने हमें काफ़ी सहयोग किया है। और ये मेला आपने देखा होगा कि बहुत सारे मेले होते हैं जो देश में कलकत्ता, दिल्ली और अन्य शहरों में होते हैं, वैसा एक पुस्तक मेला है। मेला ना होके उत्सव है, क्योंकि यहाँ पर एक ही छत के नीचे आपको 20,000 स्क्वायर फीट के वाटरप्रूफ पंडाल में आपको स्टॉल्स मिलेंगे, जो पूरे भारतवर्ष से हर जगह से लोग आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि मनोज जी को मैंने इस बात की बधाई देता हूँ कि आज के डिजिटल युग में जब हर व्यक्ति और युवा पीढ़ी इंटरनेट की तरफ बढ़ रही है, पुस्तकों के प्रति लोगों का आकर्षण कम हो रहा है। तो मनोज चंदेल जी पिछले 22 वर्षों से जो इलाहाबाद, बनारस, गोरखपुर, लखनऊ, कई शहरों में ये आयोजन करते आए हैं। पिछली दफ़ा जब ये राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन लखनऊ हुआ था, तो माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री सतीश महाराज जी ने मनोज चंदेल से आग्रह किया था इस तरीके के मेले का आयोजन आप कानपुर में करिए, क्योंकि कानपुर पिछले कई वर्षों से ऐसे मेले का आयोजन नहीं हुआ है। तो मनोज चंदेल जी ने उनकी बात सम्मान करते हुए ये कानपुर में पहली बार राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन कर रहे हैं। राजकीय इंटर कॉलेज में 13 नवंबर से 23 नवंबर तक जो है बुक फेयर का आयोजन किया जा रहा है, पुस्तक मेले का आयोजन किया जा रहा है। और ये जो है माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के प्रेरणा से, और आप संयोजक जो है मनोज सिंह चंदेल जी जो है, आपने हमसे संपर्क किया कि आपके यहाँ जो हम कानपुर शहर में जो है एक पुस्तक मेले का आयोजन करना चाहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो हम लोग साहित्य से जुड़े हुए, तो अपने विचार में चल रहा था कि कानपुर में कभी इस तरह का आयोजन बहुत पहले होता रहा है, लेकिन इस समय जो है नहीं हो रहा है कहीं भी। तो ये लगा कि आज का जो दौर है डिजिटल युग जो है, जिसमें हम ज़्यादातर जो है युवा जो है स्क्रीन साइट पे समय ज़्यादा बिता रहे हैं। हल्द्वानी के MB इंटर कॉलेज परिसर में 8 नवंबर से 10 नवंबर तक 3 दिवसीय जोहार महोत्सव शुरू होने जा रहा है। महोत्सव को लेकर तैयारियां सीमांत क्षेत्र के लोगों द्वारा दिव्य एवं भव्य तैयारियां की जा रही। पिथौरागढ़ के चीन बॉर्डर से लगी मिलम घाटी के जोहार संस्कृति से जुड़े लोग इस महोत्सव का आयोजन करते हैं। कार्यक्रम के संयोजक और जोहार समिति के अध्यक्ष ने बताया कि इस बार जोहार महोत्सव में सांस्कृतिक जुलूस के साथ ही 8 नवंबर को दोपहर 1 बजे मेले का शुभारंभ होगा, जिसमें पर्वतीय सीमांत क्षेत्र की जड़ी बूटियां, औषधि, हस्तशिल्प कला और लोक संस्कृति का दिव्य संगम दिखाई देगा। हमारी जोहार सांस्कृतिक वेलफेयर सोसाइटी हल्द्वानी द्वारा 8, 9, 10 नवंबर को जोहार महोत्सव 2025 का आयोजन MB इंटर कॉलेज हल्द्वानी में आयोजित किया जा रहा है, जिसकी हमने पूरी तैयारी कर ली। और इस साल जो कल्चरल प्रोग्राम में हमारे गढ़रत्न श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी आ रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे माणा गांव के ट्राइबल लोग भी यहाँ पर अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम देंगे। इसमें इस बार जो है कि जो हमारा जो जोहार सांस्कृतिक वेलफेयर सोसाइटी है, तो उसके जो अब ये 16वां साल है, तो इसमें मुख्य हमारा जो है कि एक पत्रिका का इसमें अनावरण होगा, और उसमें हमने जो इन 15 वर्षों में जो भी इस सोसाइटी के द्वारा जो कार्य किए गए उसका उसमें देखने को मिलेगा। और दूसरा जो है कि एक मिनी म्यूजियम के नाम से यहाँ पर हिमालयी उत्पाद और जो जड़ी बूटियाँ हैं, हमारे जो हस्तशिल्प है, उसका आपको मिनी म्यूजियम के माध्यम से लोगों को जानकारी दी जाएगी। उत्तराखंड राज्य गठन के 25 वर्ष पूरे होने पर पूरे प्रदेश में धूमधाम के साथ रजत जयंती समारोह मनाया जा रहा है। जगह जगह पर आयोजित समारोह के क्रम में राजधानी देहरादून के पुलिस लाइन में रातिक परेड का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए।
शांतन नेतृत्व निरीक्षक बलवीर सिंह। देखिए, आज बहुत एक विशेष अवसर है। हमारे राज्य स्थापना की 25वीं वर्षगांठ है और इस अवसर पर जो आज रैतिक परेड आयोजित की गई वो अपने आप में एक बहुत स्पेशल थी। और इस अवसर पे आपने जैसा देखा कि एक परेड के साथ साथ कई साहसिक प्रदर्शन वो आयोजित किए गए। हमारे जो राष्ट्रपति द्वारा जो पुरस्कृत मेडल विजेता हैं उनका अलंकरण किया गया। उत्तराखंड गौरव सम्मान के जो जिनको मिला है उनको सम्मानित किया गया। एक राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना काल के 150 वर्ष पूर्ण होने का उत्सव भी मना रहे हैं। और इसी बीच आपको कानपुर से खबर बता देते हैं। कानपुर से खबर, स्टंटबाजों ने ली यात्रा की जान। बेकाबू बाइकर्स ने मौत बनकर मारी टक्कर। शुक्लागंज से कानपुर आई थी यात्रा, गंगा बैराज पर हुआ हादसा। मौके पर मची चीख पुकार। शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पूरा मामला थाना कोना अंतर्गत बताया जा रहा है। चौकी के पास, जिसमें दो बाइक सवार थे। वो रेसिंग कर रहे थे, जिसमें लड़कियां लोग थी, 2 लड़कियां थी, वो जा रही थी और उनका वो बाइक टर्न कर रही थी अपनी स्कूटी, तो उन्होंने काफ़ी रेसिंग कर रहे थे तेज़ी से, उससे स्कूटी से टक्कर हुई जिसमें लड़की एक्सपायर हो गई और दूसरी लड़की हॉस्पिटल में एडमिट है। एक बाइक वाले के लड़के की बाइक मिल गई है, दूसरी बाइक वहाँ से वो लोग चले गए, फरार हो गए। नए बोर्ड के गठन के बाद से बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति बीकेटीसी में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला बद्रीनाथ के रावल अमरनाथ नंबूदरी द्वारा महाभिषेक व अन्य पूजाओं में व्याप्त अव्यवस्थाओं पर गंभीर आपत्ति जताने के बाद उठा है। रावल की आपत्ति के बाद बीकेटीसी में हड़कंप मचा। वहीं केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल ने कहा कि लाखों लोग दर्शन करने देश विदेश से आते हैं, सारी व्यवस्थाएं सही रहती, लेकिन इन सब के बीच कभी कभी थोड़ी बहुत घटनाएं हो जाती है। सरकार जल्द ही इस पर कोई ठोस निर्णय लेगी। जी बिल्कुल, समय समय पर, क्योंकि वो एक विश्व प्रसिद्ध धाम है, वहाँ दुनिया से लोग आते हैं और जब वहाँ दर्शन के लिए जाते हैं तो कभी कभी विवाद की स्थिति भी हो जाती है। तो निश्चित तौर पर इतने बड़ा जो वहाँ पर यात्रा का जो समय रहता है, वहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें भी उन लोगों को झेलनी पड़ती है। तो एक मेरे संज्ञान में भी ऐसे आया है कि एक आदेश कमेटी द्वारा निकाला गया है कि जो भी जिसके भी वहाँ पे वीआईपी जाएंगे उनको एक पत्र के माध्यम से बद्री केदार बीकेटीसी के सीईओ को लिख के देना पड़ेगा। खबर कोटद्वार से, जहां पर संस्कृत को सभी भाषाओं की जननी और हिंदू धर्म का प्राण माना जाता है, इसलिए इसके संरक्षण और संवर्धन के लिए कोटद्वार के कड़वाश्रम स्थित गुरुकुल महाविद्यालय में काम किया जा रहा है। आधुनिक भीम कहे जाने वाले स्वामी विश्वपाल जयंत सरस्वती संस्कृत भाषा के संरक्षण और संवर्धन के लिए काफी सारे जिले के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं।
और बच्चे जो है संस्कारित होते हैं यहाँ, इनको संस्कार देते हैं, सवेरे ही उठाते हैं, योगा करना, डेली हवन होता है, संध्या उपासना होती है। और ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं इनका अपना रहन सहन देखा ही होगा, पूरी भारतीय संस्कृति से रंगे हुए हैं। तो हमारी इच्छा यही है कि ये परंपरा जिंदा रहे। और उसका एक कारण ये भी है, मुख्य कारण, महर्षि कणु जो थे यहाँ, उनका एक गुरुकुल था, विश्वविद्यालय था, यहाँ 10,000 विद्यार्थी पढ़ते थे। तो खबर गदरपुर से है, जहां पर मुख्य बाजार स्थित मंडल ज्वेलर्स में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। मंडल ज्वेलर्स दिनेशपुर क्षेत्र की सबसे पुरानी ज्वेलर्स की दुकान है। सुबह दुकान जब मालिक विजय मंडल पूर्व दर्जा मंत्री ने अपनी दुकान का शटर खोला तो अंदर का मुख्य दरवाजा टूटा हुआ था। चोर छत का दरवाजा तोड़कर दुकान के अंदर घुसे थे। छत पर लगे सीसीटीवी कैमरे के ऊपर काला कपड़ा डाल रखा था, लेकिन गनीमत रही कि अंदर रखी अलमारी का लॉकर नहीं तोड़ पाए जिसमें ज्वेलरी रखी थी। लेकिन गुस्साए चोरों ने अंदर रखे सामान को तोड़फोड़ कर चले गए। ज्वेलर्स के मालिक विजय मंडल ने चोरी की सूचना तत्काल पुलिस को दी। और हमारे यहाँ लगभग 3 बार ये जो है चोरों का आक्रमण, पहले दीवार सेंध मारा, पीछे से दरवाजा तोड़ा और आज जो है ऊपर से तोड़ के इसमें घुसा। लेकिन ईश्वर की कृपा है कि हमें ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। ये चोर समझता है कि एक पुराना दुकान है, बहुत संपत्ति होगा, बहुत सोना चांदी होगा, तो चोर इसलिए घुस जाते हैं। लेकिन क्षेत्र में कई जगह देखा मैंने चोरों का वारदात और दिन प्रतिदिन और बढ़ता जा रहा है। ये सारा कारण है ये जो नशा, स्मैक वगैरह इनका जो आदि है, यही लोग करते हैं और ये करते रहेंगे जब तक इन पर नकेल ना कसा जाए। देहरादून मुजफ्फरनगर उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने रामपुर तिराज पहुंचकर राज्य आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस दौरान उन्होंने आंदोलनकारियों की सहायता करने वाले पंडित महावीर शर्मा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके योगदान को नमन किया। करण माहरा ने कहा कि रामपुर तिराहा उत्तराखंड के बलिदान संघर्ष की स्मृति है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि शहीदों के सपनों के अनुरूप उत्तराखंड का निर्माण ही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। कार्यक्रम में AICC सदस्य ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी, धीरेन्द्र प्रताप सिंह, वीरेंद्र पोखरियाल सहित अनेक कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। खबर लक्सर से है। लक्सर शुगर मिल ने अपना पेराई सत्र विधि विधान के साथ शुरू कर दिया। पहले पूजा पाठ और हवन यज्ञ किया गया और इसके बाद मिल के CMD आदिल सिंह, खानपुर विधायक उमेश कुमार और पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन और प्रधान प्रबंधक SP सिंह ने किसानों से क्रेन में गन्ना डालकर पेराई शुरू कराई। इस दौरान मिल में सबसे पहली ट्रॉली लेकर आए किसान संदीप चौधरी मिर्जापुर तथा दालबुगी किसान को विधायक और प्रबंधन ने पुरस्कार भी दिया है। मिल प्रधान प्रबंधक SP सिंह ने बताया कि मिल और किसान एक दूसरे के पूरक पोषक हैं। बस ये तो गन्ना मिल है और ये गन्ना मिल किसानों का मिल होता है। हम किसानों की सेवा कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे और 1.5 करोड़ क्विंटल गन्ना क्रश करेंगे मिनिमम। इससे ज्यादा होगा, इससे कम नहीं हो सकता। वर्ष 2025-26 का पेराई सत्र राय बहादुर नारायण सिंह चीनी मिल लक्सर का आज से प्रारंभ हुआ। मैं सभी किसान भाइयों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा और अपनी सरकार से भी आग्रह करूंगा कि गन्ने का रेट पिछले साल से बढ़ा करके इस बार किसानों के हित में दिया जाए। पेराई सत्र शुरू होने पर जिस तरह किसानों में खुशी का माहौल होता था, वो मुझे बधाई देते भी थोड़ी तकलीफ हो रही है, क्योंकि पिछले गत वर्षों से लगातार 2023 की बार देख लो, आप 2025 की देख लो, इस आपदा ने इस खादर क्षेत्र के किसानों को बहुत ही दयनीय स्थिति में पहुंचा दिया। खादर में लोगों के पास अन्य रोजगार नहीं है। खबर देहरादून से। देहरादून में सीटों से संबंध बस्ती बचाओ आंदोलन की बैठक वाड़ी विहारा अधोईवाला में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता रविंद्र कुमार नौटियाल और संचालन सीटू उपाध्यक्ष भगवान प्याल ने किया। बैठक में सीटू जिला के महामंत्री ने आरोप लगाया कि सरकार ने मालिकाना हक देने की प्रक्रिया में 2011-12 की आबादी के आधार पर बनाई गई श्रेणियों के कारण बड़ी संख्या में बस्तियों के लोग लाभ से वंचित रह जाएंगे। उन्होंने इसे गरीब और मजदूर विरोधी नीति बताते हुए व्यापक आंदोलन की घोषणा की है।
उत्तराखंड कांग्रेस के जिला एवं महानगर अध्यक्षों की जल्द ही होगी घोषणा। प्रदेश प्रभारी से मंत्रणा के बाद मुहर लगेगी। उत्तराखंड कांग्रेस के में संगठन विस्तार की दिशा में जल्द ही जिला एवं महानगर अध्यक्षों की घोषणा की जाएगी। महत्वपूर्ण बैठक में प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण मारा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं से विस्तृत मंत्रणा की है। प्रदेश की मौजूदा राजनीतिक स्थिति, संगठन की गतिविधियों और जनता से जुड़े मुद्दों पर गहन चर्चा हुई। खबर चमोली से है, जहां पर वंदे मातरम गीत के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में गैरसैंण में उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण के नेतृत्व में भव्य प्रभात यात्रा निकाली गई। कार्यक्रम में स्थानीय जनता, छात्र छात्राओं और कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और वंदे मातरम के जय घोष से पूरा क्षेत्र देशभक्ति की भावना से गूंज उठा। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि वंदे मातरम केवल गीत नहीं बल्कि राष्ट्र के सम्मान और एकता का प्रतीक है, जिससे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान संपूर्ण देश में साहस और देश प्रेम की भावना जगाई है। कार्यक्रम में स्थानीय विधायक अनिल नौटियाल, राज्य मंत्री रामचंद्र गौड़ सहित कई जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। प्रभात यात्रा के माध्यम से राष्ट्रीय गौरव और मातृभूमि के प्रति समर्पण का संदेश लोगों तक पहुंचाया गया। खबर कालाडूंगी से है, जहां पर विकासखंड कोठाबाग मुख्यालय में ग्राम पंचायत पथलिया के ग्रामीणों ने मनरेगा कार्य में हुए घोटाले की जांच की मांग को लेकर अधिकारियों व दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए भूख हड़ताल का विरोध जताया है। वहीं दूसरे पक्ष के ग्रामीणों ने भी विकास कार्यों पर बाधा डालने का आरोप लगाकर युवक पर कार्रवाई की मांग की है, जिसके बाद खंड विकास अधिकारी श्वेता सैनी को दोनों पक्षों ने ज्ञापन सौंपा। आरटीआई कर्ता कमल बोहरा के नेतृत्व में दर्जनों ग्रामीणों ने ब्लॉक मुख्यालय में अधिकारियों व पूर्व प्रधान पर मनरेगा कार्यों में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए 10 बिंदुओं की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ है, हमने पहले भी यहाँ जांच के लिए कहा गया, मगर जांचें अभी तक निष्पक्ष रूप से नहीं हुई। जब भी हमें केवल बरकराने का काम किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त हो ये ब्लॉक, और जबकि यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय धामी जी ने भी कहा कि भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस की जो नीति उन्होंने अपनाई है, हम यही कहना चाहते हैं कि यहाँ पर संज्ञान लिया जाए। और यहाँ बहुत ज़्यादा हमारे ब्लॉक में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। हमारी ग्राम सभा में हमने कई तथ्य दिए, उनकी कोई जाँच नहीं हो रही है। और लोकपाल मैडम आ रही हैं तो वो भी जाँच नहीं करा रही हैं, उनको भी हमें बरगलाया जा रहा है। ना हमारा कोई किसी के प्रति विरोध नहीं है, हमारा बस यहाँ पे बैठने का कारण है जो हमारी ग्राम सभा के काम अभी रोके जा रहे हैं। यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि अभी क्या हो रहा है मैं आपको बताऊँ, चुनाव के टाइम से हम देख रहे हैं आज के समय की इतनी गंदी राजनीति हो गई है कि आदमी जन समर्थन का भी मतलब विरोध कर रहा है एक तरीके से। आप देखिए जब आप चुनाव के प्रत्याशी हैं तो आपको जनता ने समर्थन दिया, जो आपके वोट मिलने थे वो मिले, और जो हमारे प्रधान जिनके हम सपोर्टर हैं या मतलब विकास कार्यों के सपोर्टर हैं उनकी जीत हुई, जनता ने उनको अच्छे समर्थन से जिताया। पर आज आप देखिए जब से चुनाव हुए हैं तब से ही बहुत सारी टिप्पणियाँ करी जा रही हैं। दिया गया है कुछ ग्रामीणों द्वारा, और उसमें जो भी नियमानुसार कार्रवाई है वो की जाएगी। और उसके जो कुछ बिंदु है उन पर पहले से भी जाँच चल रही है, उच्च स्तरीय जाँच पहले से उसमें डीडीओ सर के ऑर्डर पर चल भी रही है, उसकी रिपोर्ट भी आनी बाकी है। विकासखंड कोटाबाग पतलिया जो हमारी ग्राम सभा है उसमें मनरेगा की कार्यों की जांच लोकपाल द्वारा की जा रही है। जो ये कमल बोहरा व्यक्ति है, इसके द्वारा इस जांच को प्रभावित करने का और अधिकारियों पर दबाव बनाने का कार्य किया जा रहा है। और ये जब जांच अधिकारी इन्हें ब्लॉक में बुलाते हैं, लोकपाल महोदय बुलाती है, तब ये ब्लॉक में नहीं आते हैं और आज ये धरने में बैठे हैं। मैं ये धरने का विरोध इसलिए कर रहा हूँ कि इस धरने की विधिवत जो जांच चल रही है उसकी विधिवत कार्रवाई होनी चाहिए। बाग में और ग्राम सभा पतलिया में वर्षों से कई प्रकार की अनियमितताएं हो रही है, कई प्रकार से यहाँ पर भ्रष्टाचार में कई अधिकारी रोजगार सहायक लिप्त हैं और
पिछले 3 महीने पहले हमने खंड विकास अधिकारी जी को और अभी कुछ समय बाद मैंने मुख्य विकास अधिकारी जी को एक पत्र दिया था। उसके बाद भी इस मामले में उच्च स्तरीय जांच नहीं की जा रही है, ना ही इस मामले को किसी उच्च अधिकारी द्वारा संज्ञान लिया जा रहा है। और लोकपाल महोदय की इसमें जांच आई हुई थी, उनके द्वारा साक्ष्य को छिपाने का कार्य किया गया है और ना ही कोई सारे बिंदुओं की जाँच हो रही है। तो हमारी यह मांग है इस मामले की निष्पक्षता से उच्च स्तरीय जाँच हो, तभी यह भ्रष्टाचार के मामले का खुलासा हो पाएगा। और इसी बीच आपको लखनऊ से खबर बता देते हैं। लखनऊ से खबर, नहीं निरस्त होगी इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान की बुकिंग। लखनऊ से खबर, बुकिंग निरस्त होने का सीएम ने लिया संज्ञान। सीएम योगी ने जन समस्या का लिया संज्ञान। सीएम के निर्देश पर बहाल हुई वैवाहिक बुकिंग। इन्वेस्ट यूपी की होनी है ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी। इन्वेस्ट यूपी के पत्र पर एलडीए ने निरस्त की थी बुकिंग। 10 दिन के लिए आरक्षित हुआ था इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान। 21 से 30 नवंबर तक की बहाल की गई हैं सभी बुकिंग। लखनऊ से खबर, नहीं निरस्त होंगी इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान की बुकिंग। और सीधे आपको ले चलते हैं बिहार, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे, सुन लेते हैं। याद होगा यहाँ पर साथियों को, एक समय था जब हम समाजवादी लोग पढ़ने लिखने वाले बच्चों को जो आगे की पढ़ाई करना चाहते थे उन्हें हम लोग लैपटॉप देते थे, क्योंकि नए जमाने के नौजवान, इनमें हुनर है, उनमें टैलेंट है, इनको सही पढ़ाई मिल जाए, सही रास्ता मिल जाए तो ये नौजवान अपने आप ऊंचाइयों तक पहुंच जाएंगे। इसलिए हम लोगों ने यूपी में लैपटॉप बांटा था और दुनिया का सबसे बेहतरीन लैपटॉप बांटा था। और आज भी उत्तर प्रदेश में आज जाकर के देखेंगे तो वो जो लैपटॉप हम लोगों ने 10 साल पहले दिया था वो आज भी चल रहा है, आज भी खराब नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी बात है, हम बिहार के नौजवानों को कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से यूपी में हम लोग ने साइकिल भी दी थी, विद्याधन भी दिया था बेटियों को, बिहार में बेटियों को, नौजवानों को जिनको साइकिल मिलनी साइकिल, नौकरी मिलनी नौकरी, और साथ में विद्याधन जिस तरह की मदद की जाएगी उनकी पढ़ाई की, और जरूरत पड़ेगी जो टॉपर होंगे, जो अच्छी पढ़ाई कर करके आगे बढ़ेंगे, उन्हें लैपटॉप भी दिलवाने का काम हम लोग करेंगे। इसलिए आप लोगों के भविष्य का चुनाव है, केवल बिहार के भविष्य का चुनाव नहीं है, ये आपके भविष्य का भी चुनाव है। आपके भविष्य का चुनाव है कि नहीं है? इसलिए आपको अपने भविष्य को बनाने के लिए भी तेजस्वी जैसे नौजवान को आगे बढ़ाना पड़ेगा। आगे बढ़ाइए तेजस्वी को, और इसलिए बढ़ाइए क्योंकि जो नए नौजवान होते हैं वो पॉजिटिव सोच रखते हैं, वो सकारात्मक सोच रखते हैं, वो नई सोच के साथ काम करते हैं, उनका नजरिया खुला होता है, वो अपनापन रखते हैं, वो प्रगतिशील होते हैं। नए नौजवान, नई पीढ़ी के लोग, उनका दायरा बड़ा होता है, सोच बड़ी होती है। और जो संकीर्ण दायरे के लोग होते हैं वही हमें आपके बीच में भेदभाव रखने का काम करते हैं। इसलिए नई पीढ़ी सबको साथ लेकर के चलना चाहती है। ये नई पीढ़ी का जो तरीका है काम करने का, वो सबको साथ लेकर के चलने का काम है। इसलिए साथियों, ये चुनाव केवल आपके भविष्य से जुड़ा हुआ तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ देश की राजनीति से भी जुड़ा हुआ ये चुनाव है। इसलिए मदद करोगे आप लोग? मन बना लिया आप लोगों ने कि नहीं बनवा लिया? पूरा मन बना लिया आपने? लाइन 10 को भूलोगे तो नहीं? ये लाइन 10 ही है जो न्याय दिलाएगी। यही लाइन 10 ने आपको और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने सम्मान के साथ सर उठा करके जीने का मौका दिया, और आपके सम्मान पे कभी ठेस आई होगी तो वो आगे खड़े हो गए होंगे। ये अगर काम किसी ने किया है तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने करके दिखाया है। इस लाइन 10 को तो नहीं भूलोगे आप लोग?
ये बीजेपी वाले ना समझ हैं, कहते लालटेन पुराने जमाने की है। उन्हें बता दो, उन्हें बता दो, वो भी लाओ लालटेन। ये तेल से जलने वाली है और ये सूरज की रोशनी से जलने वाली है। बोलो बदलाव आया कि नहीं आया बदलाव? ये नई पीढ़ी की है, लालटेन की नहीं है। ये कहां से चार्ज होती है? होती है चार्ज की नहीं होती है? और जब चार्ज होती है तो जलती है कि नहीं जलती है? इसलिए ये पुराने जमाने का नहीं है, ये नई पीढ़ी का, नए जमाने का साथ लेकर के चलने का चुनाव है। इसलिए नौजवान तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाइए, इसीलिए हम लोग आपसे अपील करने आए हैं। पहले इस चरण में संदेश चला गया है कि महागठबंधन की सरकार बनने वाली है। दूसरे चरण में बताओ क्या करने जा रहे हो आप लोग? बताओ, सफाई कर दोगे उन लोगों की? उनके झूठ के उसमें तो नहीं उलझोगे आप लोग? और किसी और व्यवस्था के चक्कर में तो नहीं पड़ोगे? ये जो हमारे एकरंगी आते हैं, इनके प्रदेश में 35,000 लीटर शराब पकड़ी गई। कितने लीटर? 35,000 लीटर। सोचिए कहां आ रही थी सब? ये सही बता रहा है, पीछे बता रहा है। सोचिए, हमारे वो और यहां सब मिले हुए, अंदर ही अंदर कोई पाइपलाइन बनाई हुई है, उससे सप्लाई चल रही है। इसलिए सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे आप लोग? इसलिए मदद करिए। हमारे दोनों प्रत्याशी यहां पर, जो अनीता चौधरी जी और दूसरे हमारे प्रत्याशी अरुण सिंह जी, इन दोनों की मदद करने का काम करना, इनका सहयोग करना, यही निवेदन, यही अपील मैं आप लोगों से करने आया हूं। बिहार को बदलने के लिए सरकार बदलनी पड़ेगी, इसलिए सरकार बदलिए और नए नौजवान मुख्यमंत्री को मौका दीजिए काम करने का। नई ऊर्जा के साथ, नई सोच के साथ आपके बिहार को नौकरियों से जोड़ करके खुशहाली के रास्ते पे ले जाने का काम करेंगे। और जो लोग ये 10,000 रुपए दे रहे हैं, सुना है 10,000 रुपए दे रहे हैं, और भी कुछ दे रहे हैं अकाउंट में। बताओ, जिंदगी भर की आप सम्मान की नौकरी चाहते हो कि केवल 10,000 से काम चलाना चाहते हो? और ये जो 10,000 दे रहे हैं, अभी तो हमारा आपका बहुत उधार है उनके ऊपर। उन्होंने तो कहा था कि 15 लाख रुपए देंगे। अगर 10,000 दे दिए तो बताओ उधार कितने हैं? कितने उधार है हमारे आपके? इन उधार वालों का हिसाब किताब लोगे आप? इनके झांसे में मत आना। इस बार बिहार परिवर्तन के साथ, तेजी के साथ चल दिया है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और सपा प्रमुख अखिलेश यादव को सुन रहे थे, जहां पर वो चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। देश की बात पे फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़।